नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। और आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में हीर वालोंग युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा के नए कार्यालय की भूमि पूजन में लिया हिस्सा। जनसभा को संबोधित करते हुए 2024 में 300 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार मोदी सरकार के गठन का जताया विश्वास। किसानों के लिए अच्छी खबर। भारतीय मौसम विभाग ने कहा इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। जारी की दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर लंबी अवधि की भविष्यवाणी। इस बार 96% मॉनसून रहने का जताया अनुमान। कांग्रेस हाईकमान की चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट का अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उपवास। वादे पूरे न करने को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे पायलट। कांग्रेस ने चेताया ऐसी किसी भी हरकत को माना जाएगा पार्टी विरोधी गतिविधि। आरएसएस के रूट मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज। हाईकोर्ट ने रूट मार्च को लेकर आरएसएस पर शर्तें लगाने के फैसले को कर दिया था निरस्त। और आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से। अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी 1 विकेट से शिकस्त। और आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने विश्वास जताया कि 2024 के चुनाव के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी और कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों के चुनाव हुए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। इससे पहले अपने अरुणाचल प्रदेश दौरे के अंतिम दिन अमित शाह ने आज हीर वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस साल मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर के बीच देश भर में दीर्घकालिक औसत के 96% बारिश होने का आसार है। पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके
एक एवरेज फिगर निकला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि दुनिया भर में गर्मी का कारण बनने वाले अल नीनो का प्रभाव मॉनसून के दौरान विकसित हो सकता है और इसका प्रभाव मॉनसून के दूसरे भाग में देखा जा सकता है। एल नीनो के साथ मॉनसून से रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने इस मामले में पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तेजस्वी यादव को तलब किया। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं। इस घोटाले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। ईडी के अनुसार अपराध से बनाई गई संपत्तियों में से 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए बेनामी लोगों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास आए थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के कई जोन्स में हुई नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ आज जयपुर के शहीद स्मारक स्थल पर एक दिन की भूख हड़ताल की। पायलट ने अनशन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में अनशन स्थल पर मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस के राज्य पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान जारी कर पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ बताया और इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सचिन को सरकार से कोई परेशानी है तो वो पार्टी मंच पर इसकी चर्चा कर सकते थे। वहीं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। का अंतर्कलह चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबके माफ कीजिएगा स्वस्थ रहे क्षेत्र में सबके नेत्र कार्यक्रम के तहत विशाल नेत्र जांच शिविर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में देश भर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा जिला हमीरपुर में 14 अप्रैल और ऊना में 15 अप्रैल को शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में टेस्टिंग के साथ साथ नंबर वाले चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे। जन स्वास्थ्य के 5 साल, हर घर हर द्वार अस्पताल के संकल्प के साथ केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में अस्पताल सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर 14 अप्रैल 2023 को गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर में
और 15 अप्रैल 2023 को डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल नंगल रोड ऊना में विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने 50 डॉक्टर्स का पैनल, जिसमें 20 नेत्र विशेषज्ञ जो प्रदेश के लोगों की ना सिर्फ निशुल्क जांच करेंगे बल्कि निशुल्क नंबर वाले चश्मे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इस आशा के साथ आप सभी से अनुरोध है कि इस शिविर में आकर अपने नेत्र की जांच करवाएं और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के संकल्प क्षेत्र में सबके स्वस्थ रहे नेत्र में सहभागी बने। जय भारत, जय हिमाचल। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में राजदूतों, राजनयिकों और मंत्रालय के अधिकारियों के लिए बैसाखी उत्सव 2023 का आयोजन किया। राजनयिक समुदाय को पंजाब की संस्कृति और बैसाखी के त्योहार की भव्यता की झलक दिखाने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया। सभी राजदूतों का ढोल और भांगड़ा के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। पंजाब की ढोल नगाड़ों की थाप पर विभिन्न देशों के राजदूत झूमते नजर आए। इस आयोजन के माध्यम से बैसाखी के त्योहार और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का मौका मिला। विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से आए कलाकारों ने अपनी ऊर्जा से सभी को उनके साथ ताल मिलाने पर मजबूर कर दिया। लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्दा के साथ साथ जागो भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में कई देशों के मिशन प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उत्सव में नेपाल, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, चिली, पेरू, बांग्लादेश, म्यांमार और कई अन्य देशों के मिशन शामिल हुए। इस आयोजन का एक अन्य आकर्षण पारंपरिक भारतीय भोजन भी था। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात की। मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया कि पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। सांस्कृतिक संबंधों और महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। यूक्रेन को मानवीय सहायता बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट के रूट मार्च की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि कुछ जगहों पर बिना शर्त रूट मार्च निकालने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। और यूनाइटेड किंगडम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा कि बैरोनेस वर्मा और लॉर्ड करन बिलीमोरिया के सह नेतृत्व में ब्रिटेन के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की गई। संबंधों के रूप में उन्होंने भारत यूके के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी।
इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉपेज के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। यह ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद है एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से मिलें और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि 1000 साल पहले सौराष्ट्र के लोग तमिलनाडु में जाकर बस गए थे और तमिल और सौराष्ट्र का जो पुराना रिश्ता है उसे फिर से पक्का करने और उनकी संस्कृति को समझने के लिए इस संगम में कई थीम रखी गई है। पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। तमिल और सौराष्ट्र के बीच में जो पुराना रिश्ता है, ये रिश्ते को फिर से पक्का करने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए, एक दूसरे के लिटरेचर को समझने के लिए, एक दूसरे के ट्रेड को समझने के लिए, एक दूसरे के जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए इस संगम में कई थीम रखी गई है। तमिल सौराष्ट्र संगम में लोग तमिलनाडु से जो मूल सौराष्ट्र से तमिलनाडु में गए हैं, ये लोग भी आएंगे, तमिलियन लोग भी आएंगे। और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हमारे बीच खान पान का भी रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वो रस्म लेकर आए और हम फाफड़ा लेकर आएंगे। मनसुख मांडविया ने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगम में आने वाले लोगों का भव्य स्वागत किया जाएगा। 1000 साल पहले सौराष्ट्र से लोग तमिलनाडु में गए, वहाँ बसे और वहाँ अपना कारोबार चालू किया और मदुराई के महाराजा ने उसको वहाँ राज्याश्रय दिया था। तब से आज तक उन्होंने कई जीवन शैली तमिलनाडु की अपनाई है, कई अपनी ट्रेडिशनल जीवन शैली है उसको भी रखा है और रस्म ये उसका एक खान पान का भाग है। तो रस्म लेके आए। फाफड़ा हमारी गुजरात की सौराष्ट्र की पहचान है, तो आप रस्म लेके आए, हम यहाँ आपके लिए फाफड़ा तैयार रखेंगे ताकि हमारा खान पान व्यंजन है उसका भी हमारा पुराना रिश्ता है उसको भी शेयर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सैनिकों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक जब सीमा पर खड़े होकर सुरक्षा करते हैं तो किसी एक खास राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। के लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है।
अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे, या कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन के साथ मिलकर नई दिल्ली में इंडियन डेफ स्पेस संगोष्ठी का आयोजन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में उद्योग जगत के पेशेवर और रक्षा विशेषज्ञ मिलकर भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र के योगदान और अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते प्रभावों पर मंथन करेंगे। इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसमें लगातार भारत नए आयाम छू रहा है। Adapting of newer methods to achieve conditions of what the Chinese actually call informatization and precise force application by belligerents. The invasion of space domain by commercial enterprises, as seen during this recent Russian-Ukraine conflict by SpaceX, Planet, Mexa, is unfolding a new era in the war of convergence actually. This combined with the intense race towards militarization of space has resulted into the battle space becoming expanded. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर सवीर वी कामत ने कहा कि डीआरडीओ ने शिक्षण संस्थानों में कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। Now looking at working very closely with industry as well as academia right from the development stage. So we have several mechanisms that we have started. We have what is called the DRDO Industry Academia Centers of Excellence that we have opened in 15 academic institutions, mostly IITs and ISC. So if there are any academicians or industry startups or MSMEs or larger companies here, my request to you is please work with us closely so we can help our country achieve these capabilities much faster. नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2 दिवसीय कॉन्क्लेव की शुरुआत की। कॉन्क्लेव के उद्घाटन के मौके पर मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला और कई अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद रहे। मौके पर मंत्रालय के एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि यह कॉन्क्लेव शिक्षा, उद्योग, वित्त पोषण का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा। कॉन्क्लेव में स्टार्टअप्स, इनोवेशन सेल, नीति निर्माता को शामिल किया गया है। 2 दिवसीय वार्ता में हितधारकों के बीच अनुसंधान एवं विकास के अलावा नए अनुसंधान पर भी वार्ता होगी। हमारा इसमें मानना है कि हम इस डिस्कशन से हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री और R&D इंस्टीट्यूशंस आपस में बात करें और साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का, डेवलप करने की कोशिश करें जो देश में अभी नहीं है, और वो जब टेक्नोलॉजी बन जाए पार्टनरशिप में, इंडस्ट्री और R&D इंस्टीट्यूशन के पार्टनरशिप में, वो फिर जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसका लाभ उठाए और उससे आगे मैन्युफैक्चरिंग करे उस टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करे जो देश के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सक्सेना ने आज टेक्निकल टेक्सटाइल एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर विषय पर डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी 31 वस्तुओं पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी वस्तु भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत आ जाएंगे।
31 आइटम पर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू कर रहे हैं। ये सभी BIS के मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आ जाएंगे और 180 दिन के बाद लागू होंगे। 180 दिन का समय दिया गया है जिससे इंडस्ट्री अपने आप को अलाइन कर सके, जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई चेन में चेंजेस करने हैं उनको वो कर सकें, और उसके बाद में ये ऑर्डर इफेक्टिव हो जाएंगे। वो लागू होंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी और जो इम्पोर्ट्स होगा इंडिया में उसके ऊपर भी। इसको वायलेट करने पर BIS एक्ट में पनिशमेंट का प्रोविजन भी है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी की जाएगी। एपीडा ने जानकारी दी है कि सीजन की पहली खेप अल्फांसो और केसर आमों को महाराष्ट्र से अमेरिका निर्यात किया गया। दरअसल हापूस यानी अल्फांसो आम का मुख्य उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत से हर साल औसतन 400 करोड़ रुपए का आम एक्सपोर्ट किया जाता है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज दूसरा और अंतिम दिन रहा। कल से शुरू हुए इस मॉक ड्रिल के तहत आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 प्रबंधन और तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस, उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों को मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली के RML अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, ICU बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,761 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.81% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.88% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,093 है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।